डेली शाम के 6 बजे आप लोग देखते होंगे कि एक आपकी मॉक टेस्ट की क्लास आती है। छोटी सी क्लास रहती है और इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं और इन क्वेश्चंस का पैटर्न आपके सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स की तरह ही रखा जाता है। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप देखिए इससे भी आपके कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक हम लोग 17 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये 18वां टेस्ट है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग इनके आंसर देने की कोशिश करिए। फिर आप लोग इस क्लास को देखिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलान करिए और बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दे पाए थे। और जितने अधिक से अधिक हो सकें मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपको अपनी तैयारी के बारे में मालूम चलता है कि कहां तक पहुंची है। और आप देखिए ओएमआर सीट भरते समय आप लोगों को बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ओएमआर सीट में अगर धोखे से भी एक बार गलती हो जाती है तो यहां सुधार करने का कोई गुंजाइश भी नहीं रहती है। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, अगर आप लोग क्वेश्चंस समझ गए ना वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग है उसकी, तो आप देखेंगे आंसर देने के बहुत ही नजदीक आप लोग करीब पहुंच जाते हैं। जैसे इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इन दोनों कथनों में से आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अनिवार्यता प्राथमिक उत्पादकता वर्ष भर जारी रहती है। दूसरा आपसे कह रहा है कि शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से वर्ष भर नहीं चलती है, किंतु इन प्रदेशों में अगर मृदा में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तो यह प्रक्रिया सतत रूप से वर्ष भर चल सकती है। तो पहला तो गलत हो गया। आप देखेंगे कि शीतोष्ण प्रदेशों में बर्फ रहित वृद्धि के लिए सीमित समय उपलब्ध रहता है तथा ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है। इसमें दूसरा ठीक है। और दरअसल प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम उत्पादक की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, पिछलित पर्यावरणीय स्थिति विशेषता, सौर विकिरण, तापमान तथा मृदा में नमी पर निर्भर करता है। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है? सही पूछ रहा है, तो दूसरा सही है ना, तो आप लोग क्या लगा दोगे इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। पहला गलत है और दूसरा सही है, केवल दो सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप देखेंगे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्पादकता की शोषण क्रिया के बाद शेष बची ऊर्जा सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण की दर को या कार्बनिक पदार्थ जैव भार के कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। पहला बिल्कुल गलत है। और उत्पादकों के अंदर मौजूद हरे ऊतकों क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा संचयन जारी रहती है, जबकि अन्य ऊतकों में शोषण की क्रिया के दौरान ऊर्जा का उपयोग भी होता रहता है। ऐसे उत्पादकों के शोषण के उपरांत शेष बची ऊर्जा ही वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। और दूसरा भी आप देखेंगे गलत रहेगी, दूसरा भी गलत है आपका। वास्तविक उत्पादकता बराबर सकल उत्पादकता दृश्य शोषण दर और उपभोक्ताओं के पोषी स्तर पर जिस तरह दर से खाद्य ऊर्जा का उपापचय या स्वांगीकरण होता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, कहते। तो इसमें दोनों थे गलत, यानी कि आप देखिए ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता की धारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इन तीनों में से आपको सही कथन चुनाव करना है। सही कथन का क्या करना है? चुनाव। पहला कह रहा है कि यह जैव भार उत्पादन की मात्रा को सुनिश्चित करती है। दूसरा कह रहा है कि उत्पादक द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राथमिक उत्पादकता है। और तीसरा कह रहा है कि इसे ग्राम में टू वर्ष 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। उत्पादकता द्वारा जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता है और इसलिए आप देखिए पहला गलत है। उत्पादक द्वारा जिस दर से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। दूसरा भी आप देखते हैं कि क्या रहेगा? गलत रहेगा। और उत्पादकता को ग्राम
मिली टू वर्ष ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, या फिर कैलोरी ग्राम मी टू वर्ष यानी कि कैलोरी ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तीसरा ठीक रहेगा। उत्पादकता क्रिया की दर है जिसे आप देखते हैं कि इकाई समय में इकाई क्षेत्र में उत्पादित जीवभार या फिर संचित ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। ये आप लोगों से हमेशा मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, बेस मजबूत कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही दे पाएंगे। तो इसमें देखिए केवल 3 सही है और पहला और दूसरा गलत है, लेकिन सही पूछ रहा है तो केवल 3 है ना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। नियत समय में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्र अप्रवाही अवस्था कहलाती है और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की अप्रवाही अवस्था नियत रहती है। किसी निर्धारित समय में पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध नाइट्रोजन, कैल्शियम या फास्फोरस जैसे पोषक पदार्थों की मात्र अप्रवाही अवस्था कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषकों की अप्रवाही अवस्था में तो आप देखिए परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा बिल्कुल गलत है इसमें। और याद रहे सजीवों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जैव भार तथा मैदा जैसे अजैविक अवयवों में संचित रहता है। तो दूसरा गलत है, पहला ठीक था इसमें, यानी कि केवल एक ही लगाएंगे ना, एक ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन आपसे कह रहा है कि इनमें सही, दोनों में से सही आपको चुनना है। 2 कथन दिए गए ना, जाति रचना तथा स्तर विन्यास पारिस्थितिकी तंत्र का संरचनात्मक लक्षण है। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन असतत शाक स्तर तथा बेहद खोले मृदा खंड दर्शाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जाति रचना तथा स्तर विन्यास पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संरचनात्मक लक्षण है। ठीक है पहला। और असतत शाक स्तर, बेहद खुला क्षेत्र तथा अल्प प्रजातियां मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लक्षण है, जबकि लंबे बेतान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लक्षण है। दूसरा इसमें गलत है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप देख रहे हैं कि पहला कथन आपसे कह रहा है कि प्रतिबल क्षेत्र में केवल कुछ प्रजनन करने योग्य जीव ही रह सकते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि आशा परिवेश में जीवों की अनुपस्थिति होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए अब यहां पूछ लिया है कि सही नहीं है। अगर आप देखते सही पूछता तो इसका आंसर अलग होता है, सही नहीं है पूछा। तो आप देखेंगे कि प्रतिबल तनाव क्षेत्र में यद्यपि कुछ जीव रहते हैं किंतु वे प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। पहला बिल्कुल गलत कह रहा है। और ये आप देखते हैं, ये आशाय परिवेश में जीवों की अनुपस्थिति होती है। दूसरा बिल्कुल ठीक है। और जीवों में वातावरणीय कारकों को सहन करने की सीमाएं होती हैं। कारकों की आदर्श सीमा में ही जीव अधिकतम योग्यता वृद्धि तथा उत्तरजीविता प्रदर्शित करते हैं। अतः न्यूनतम और अधिकतम के बीच की सीमा की सहता सीमा कहलाती है, जो जीवों की उपस्थिति और बहुलता प्रदर्शित करती है। तो इसमें आप देखेंगे कि दूसरा ठीक है, लेकिन ठीक नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो केवल एक लगा देंगे। क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या 3 कथन दिए गए हैं? क्या दिए गए हैं? 3 कथन दिए गए हैं। और इनमें से उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? इन तीनों में से सही नहीं है कथन पूछना है, गलत जो कथन है उनका चुनाव करना है। अधिक ऊंचाई पर तापमान बढ़ने से पादपों की वृद्धि तेज हो जाती है। दूसरा कह रहे कि मरुस्थलों में अपर्याप्त जल उपलब्धता पादपों की कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तीसरा कह रहे शहरी झीलों में फास्फोरस की कमी पादप प्लावकों की वृद्धि हेतु अनुकूल होती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से तापमान में कमी होती है, ना कि वृद्धि, जो पादपों की वृद्धि को रोकती है। पहला क्या है? बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि मरुस्थलों में पर्याप्त जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्द नहीं बढ़ते हैं। दूसरा आपका सही है, दूसरा ठीक है। पहला गलत है, दूसरा ठीक है। और गहरे जलाशयों झीलों में आप देखते हैं कि
फास्फोरस की कमी होती है जिससे पादप लवकों की वृद्धि रुक जाती है। ये आप देखते हैं कि तीसरा भी गलत है। और किसी वातावरण में जो कारक अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं उसे सीमाकारी कारक कहते हैं। तो 1 3 गलत है, दूसरा ठीक है, लेकिन गलत पूछा है इसमें, तो सी ऑप्शन होगा ना, 1 और 3 होगा इसमें, सी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आदि मानव द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए आग का उपयोग किया गया? नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। शिकार के लिए, दृश्यता स्पष्ट करने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही है। आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग शिकार को बढ़ावा देने और जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने तथा चारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और शीतोष्ण वनों, घास स्थलीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम में आग एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो इसमें तीनों होंगे, यानी कि आप लोग क्या लगा दोगे, बताइए। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन होगा ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मृदा में संचित कार्बनिक पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 2 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? हाल में मृत पौधों तथा प्राणियों और अंशतः अवघटित कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोलाइडी रवाहीन तथा गहरे रंग युक्त पदार्थ अपरद कहलाते हैं, बताइए। सही इसमें से चुनना है आपको। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमस तथा अपरद। और ह्यूमस कोलाइडी रवाहीन गहरे रंग युक्त पदार्थ होते हैं। इसमें आप देखते हैं पहला गलत है। और हाल ही में मृत पौधों तथा प्राणियों और आंशिक रूप से अवघटित कार्बनिक पदार्थ अपरद या कर्कट कहलाते हैं, दूसरा भी गलत है। और आप देखेंगे कि मृदा में इन कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में जीवाणु उपस्थित होते हैं, जैसे दीमक हो गया, केंचुआ होगा, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक। इनमें दीमक तथा केंचुआ अपरद भक्षी भी हैं। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। और ये कह रहा है आपसे कि और सही इन दोनों में से आपको चुनना है। परिष्कृत गठित मृदा में बालू कणों की प्रचुरता होती है। दूसरा कह रहे कि अपरिष्कृत गठन वाली मृदाओं में मृत्तिका तथा गाद कणों की प्रचुरता होती है, बताइए। तो परिष्कृत गठित मृदा में बालू कणों की नहीं बल्कि मृत्तिका एवं गाद कणों की प्रचुरता होती है। और इसके विपरीत अपरिष्कृत गठन की मृदा में बालू कणों की प्रचुरता होती है। दोनों इसमें सही रहेंगे। पहला क्या, दोनों सही नहीं रहेंगे, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अभी देखिए टेस्ट शुरू हुए हैं, आपके जो पैटर्न बदल रहा है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे, इस तरह के भी अभी भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक खनिज कणों के आकार हो गए, मृदा के प्रकार हो गए। उपयुक्त में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? ये सही सम्मिलित आप लोगों को देखना है। तो आप देखेंगे कि 0.002 मिलीमीटर गाद, 0.002 से आप देखिए 0.02 मिलीमीटर मृत्तिका, 0.02 से 0.02 से 0.2 मीटर परिष्कृत बालू। तो इसमें आप देखेंगे केवल यही होगा परिष्कृत बालू। और मृदा में मौजूद विभिन्न आकार के खनिज कणों की मात्रा के द्वारा इसके गठन का निर्धारण होता है। ये आप देखिए 0.002 मिलीमीटर से छोटे कण मृत्तिका कहलाते हैं। 0.002 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक गाद कहलाते हैं। 0.02 से 0.2 मिलीमीटर परिष्कृत बालू कहलाते हैं। 0.2 से 2 मिलीमीटर तक अपरिष्कृत बालू कहलाती है। तो इसमें केवल 3 ही ठीक था, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन दोनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। एक सामान्य मृदा का 65% भाग खनिज कणों तथा 15% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। दूसरा कह रहा है कि मृदा का 20% भाग वायु तथा जल से भरा रहता है। तो आप देखते हैं कि सामान्य मृदा में कुल आयतन का 45% भाग खनिज कणों का तथा 5% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। शेष 50% भाग मृदा वायु तथा जल का होता है। और आप देखिए मृदा 4 घटकों अकार्बनिक खनिज कणों और कार्बनिक पदार्थ वायु, जल तथा विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलकर बनती है।
और इन क्रम में आप देखिए सेलों के अपर्दन से लघु खनिज के कणों का निर्माण होता है, जबकि मृद तथा जीव विविध पौधों तथा प्राणियों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। मृदा में वायु तथा जल की मात्रा परिवर्तित होती रहती है और यह किसी समय विशेष मृदा में की नमी पर निर्भर रहती है। तो इसमें आप देखिए ना तो एक सही था और ना ही दूसरा सही था, दोनों गलत थे। तो इसमें सही पूछा था तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है आपको। शीतोष्ण वनों की मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की मात्रा काफी कम होती है। दूसरा कह रही उष्णकटिबंधीय वर्षा पिचुर वन में घनी मृतिका अवमृदा पिचुर वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। तो शीतोष्ण वनों की मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की पिचुरता होती है। बताइए, इसमें पहला गलत है, हो गया। उष्णकटिबंधीय वर्षा पिचुर वन में घनी मृतिका अवमृदा पिचुर वर्षा तथा उच्च तापमान द्वारा पोषक तत्व रहित तथा छिछली मृदा निर्मित होती है। दूसरा भी गलत है, पहला और दूसरा गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, डी ऑप्शन इसमें लगा दोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। अवमृदा बालू मृतिका खनिज तथा लवणों का मिश्रण होता है। दूसरा कह रहा है घास स्थलों में पौधों की जड़ें नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। मृदा परिच्छेदिका में बी संस्तर अवमृदा है, जो बालू मृतिका खनिज तथा लवणों का मिश्रण है। लवणों का, ये आप पहला ठीक है। घास स्थलों में पौधों की जड़ें जमीन की गहराई में जाकर कोस मृदा का गुच्छा बनाती हैं, जो नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में मददगार होती हैं। दूसरा भी ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, कथन है इसमें। अगला है मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। पहला आपसे कह रहा है कि ओ इस संस्तर पहचानने योग्य मृत कार्बनिक अवशेषों से बना है। दूसरा कह रहा है कि ओ संस्तर को शीश मृदा कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका विकास जलवायु व वनस्पति प्रकार के द्वारा प्रभावित होता है। और 4 कह रहा है बी संस्तर को अवमृदा कहा जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका में 4 प्रमुख स्तर होते हैं, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। ओ संस्तर वह कार्बनिक परत है जो पहचानने योग्य मृत कार्बनिक अवशेषों से बनी होती है। पहला ठीक कह रहा है। और आप देखते हैं कि ए संस्तर को शीश मृदा कहते हैं। यह खनिज परत का सबसे ऊपरी स्तर है, इसमें जड़ें तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा गलत है। तीसरा आप देखते हैं कि मृदा परिच्छेदिका विकास मुख्यतः जलवायु तथा वनस्पति प्रकार के द्वारा नियंत्रण होता है। तीसरा भी ठीक है इसमें। और आप देखें कि बी संस्तर अवमृदा है तथा सी संस्तर मूल पदार्थ का कम अपक्षेद भाग है। 4 भी ठीक है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है, 4 ठीक है। तो 1 3 4 सही है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये छोटी सी क्लास थी और आपके क्वेश्चंस थे, इन्हें पढ़ते रहिए और आगे हम लोग लेवल बढ़ाते रहेंगे। आप परेशान मत होइए, आपका अभी शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएं, एक बेस आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे हम लोग 4 5 कथन लेंगे, 6 कथन तक हम लोग जाकर देखेंगे। ठीक है, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा।